उसके बाद हम बढ़ते हैं डीएनएस की तरफ कि डीएनएस, अब हम डीएनएस पे काम करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर बनाऊँगा विंडोज़ में, और मैं चाहूँगा कि लाइनक्स में भी एक डीएनएस सर्वर बनाऊँ, और दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि कैसे उसको अलग अलग, यहाँ पे भी उबंटू पे भी कैसे हम डीएनएस सर्वर बनाते हैं और यहाँ पे कैसे बनाते हैं, और दोनों को उसके बाद उस पर कुछ काम करके देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम उसको करते हैं। तो विंडोज़ में डीएनएस सर्वर जो है ना, वो इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। पावर सेल के थ्रू भी कर सकते हो और चाहो तो ग्राफिकल भी कर सकते हो। जैसे विंडोज़ जो है हमारा ग्राफिकल इंटरफेस के कारण काफ़ी सिंपल है इसको ऑपरेट करना। लाइनक्स में जीयूआई होता नहीं है, मतलब बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लाइनक्स में आप नहीं बना सकते। ऐसे कई सारे टूल्स आते हैं थर्ड पार्टी जिसको आप इंटीग्रेट करके उसको भी ग्राफिकल तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो इसका एक सिंप्लिसिटी होती है, एक जो कह लो कि एक जो स्किल होता है उसको कैसे आप ग्राफिकली सब मैनेज करो, वो उसको फिर एलिमिनेट हो जाता है। वो तो मोस्टली जितने भी सर्वर्स हैं वो हम मतलब CLI के थ्रू ही हम लाइनक्स के सर्वर्स को मेंटेन करते हैं। विंडोज़ में जैसे मैंने बताया कि दो तरीके से करते हैं। एक तो ये है कि जो हमारे सर्वर मैनेजर के अंदर जो रोल्स वगैरह होते हैं ना, रोल्स फीचर्स होते हैं, उसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बस ऐसे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है। रोल बेस्ड ये कर रहे हैं हम, नेक्स्ट। यहाँ पे सर्वर का नाम आ जाएगा, नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको ये आपके क्या रोल्स है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डीएनएस सर्वर्स यहाँ पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे आपको फिनिश कर देना होगा। तो ये तरीका है हमारा ग्राफिकल वे में। एक और तरीका जो मैंने बताया था वो ये है कि मैं पावर सेल पे जाऊँ, पावर शेल यहाँ पे मैं गया, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया, तो ये खुल गया मेरा। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि एक कमांड डालना होगा। जैसे हम कोई भी इसके अंदर फीचर नया डालते हैं कि वो फीचर है, रोल्स, फीचर्स, एप्लीकेशन, तो उनके कमांड अलग अलग होते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ, क्योंकि जो डीएनएस है वो हमारा फीचर है, तो उसको करेंगे इंस्टॉल विंडोज़ फीचर। ये विंडोज़ का फीचर है। ठीक है, नाम है इसका डीएनएस, और इसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट जो टूल है, मैनेजमेंट टूल क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एमएमसी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट का जो मैनेजमेंट कंसोल है उसके अंदर उसको मैं मैनेज भी कर पाऊँ, मतलब जीयूआई भी डाल दूँ। तो उसके लिए लिख देता हूँ मैं इंक्लूड, या इस पर थोड़ा स्पेलिंग का, प्रॉपर केस का ध्यान देना पड़ता है, इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। ये बस ये कमांड है, इससे क्या होगा, डीएनएस इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए कलेक्टिंग कह रहा है और ये इंस्टॉल कर देगा। अब मैं दूसरी तरफ जाऊँ तो इसमें जो होता है, जैसे ये तो विंडोज़ का ही खुद का उन्होंने खुद बनाया है कि कैसे, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके खुद के कोड्स ही होंगे। ठीक है, जो बनाया होगा इस पर। लाइनक्स में मैंने जैसे बताया कि जो कर्नल है उसको किसी और ने बनाया, फिर बाकी लोगों ने इस पर कंट्रीब्यूट किया। तो इसमें जो सर्विस होता है उसको बाइंड कहते हैं। ऐसे और भी कई सारे आपको डीएनएस के टूल मिल जाएंगे, डीएनएस मास्क है, और भी जैसे पावर डीएनएस है, तो वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या कह रहा है मेरा विंडोज़, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रिकमेंडेड कंडीशन इज़ नॉट मेट फॉर डीएनएस, नो स्टैटिक आईपी एड्रेस वेर फाउंड ऑन दिस कंप्यूटर इफ़ द, तो इसमें स्टैटिक आईपी है नहीं ना, सक्सेस तो हो गया लेकिन इसमें स्टैटिक आईपी है नहीं। तो एक काम मैं कर देता हूँ, इस पर मुझे ना स्टैटिक आईपी डाल ही देता हूँ, ताकि वो, क्योंकि देखो अगर आईपी आपका चेंज होता है तो डीएनएस फिर कैसे काम करेगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा ना। बार बार जो डीएनएस सर्वर होते हैं उसका आईपी एक ही रहता है, क्योंकि जितने भी सर्वर्स हैं जो, या जो सिस्टम है उसको यूज़ करेंगे एज अ डीएनएस सर्वर, जो कहेंगे कि भाई आप मुझे इस आईपी का या इस डोमेन नेम का ट्रांसलेट करके दो, या मुझे बताओ कौन सा है, तो कैसे बताएगा अगर उसका आईपी चेंज हो गया तो इसलिए ये कह रहा है, ये आपको पहली वार्निंग दे दे रहा है कि ये कह रहा है कि ये जो मेरा आईपी है आपके इस सर्वर का, वो अभी डीएचसीपी में है, उसको एक स्टैटिक आईपी दे दो। स्टैटिक यानी मैनुअल आईपी कह लो, जो कभी चेंज ना हो। अभी ये जैसे मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो डीएनएस से मतलब जो आईपी जैसे रीस्टार्ट होता है तो वो चेंज हो जाता है, अगर डीएचसीपी से अगर लेते हैं तो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अडेप्टर पे जाना होगा, और आई थिंक इसका 13 नंबर का था, एक बार स्टेटस में चेक कर लेता हूँ। 13 नहीं होगा इसका, ये डिटेल्स पे जाके देखिए 13 नंबर का है। यही सब चीज़ें ना मुझे वहाँ पे मैनुअली डाल देना है, बस ये कि जो डीएचसीपी डीएनएस है ना इसको मुझे चेक करना है
एक बार मैं थोड़ा आपको डिटेल दे दूँ। ये मेरा सिस्टम का आईपी है, ये मेरा सबनेट मास्क है, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐसा क्यों है 1.1? ये जो मेरा राउटर है ना, जो घर का मेरा जो राउटर है, ये उसका आईपी है। अब ये क्या कर रहा है, मेरा सिस्टम डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर रहा है और वो इंटरनेट से कनेक्ट करा रहा है, तो इसलिए उसका है। इसी को हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। डीएचसीपी जिससे मुझे आईपी मिल रहा है ऑटोमेटिक, जो आपको आईपी दे रहा है ना, तो वो कौन दे रहा है? तो वो भी मेरा राउटर ही दे रहा है। राउटर के अंदर भी एक छोटा सा डीएचसीपी का सॉफ्टवेयर है मान के चलो आप, और वो आपको आईपी देता है अपने आप। ठीक है, जैसे हम वाईफाई पे कनेक्ट होते हैं ना किसी वाईफाई के हॉटस्पॉट में, तो वो आपको अपने आप कुछ ना कुछ आईपी दे देता है। और ये डीएनएस सर्वर है, तो सेम वहीं से उसके आगे और भी कोई जैसे आपका आईएसपी होगा, उसका कुछ गेटवे वगैरह होगा डीएनएस का, तो वहाँ से आपको डीएनएस के सर्वर्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो मुझे यही सब बस चेंज करने हैं। तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। यहाँ पे ये जो है मुझे यहाँ बस चेंज करना है। फ़िलहाल मैं 13 ये था मेरा। देखिए जैसे मैंने टैब मारा, ये अपने आप सबनेट मास्क आ गया। डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं अपना राउटर का ही डालूंगा और डीएनएस पे फ़िलहाल डाल देता हूँ। अब क्योंकि मैं इसी को डीएनएस सर्वर बनाना है, तो मैं फ़िलहाल इसी को डाल देता हूँ और देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम इसमें आता है अगर ऐसा कुछ हम करते हैं तो ये मैंने डाल दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास स्टैटिक आईपी आ गया। अब ये क्या कह रहा है, एक बार रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है ये कि एक बार इसको रीस्टार्ट कर लो। अब चलिए इसको रीस्टार्ट करने से पहले एक बार लाइनक्स में भी देख लेते हैं। तो इसमें बाइंड नाम का एक टूल होता है, मतलब काफ़ी पुराना ये मतलब क्या तो एप्लीकेशन है जो काफ़ी यूज़ होता है। ये पब्लिक डीएनएस और प्राइवेट डीएनएस दोनों के काम आता है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डीएनएस सर्वर है उबंटू का, इसको मैं इंटरनेट पर रख दिया। मान के चलो एक सर्वर ख़रीद के जिसमें डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे रख दिया और इसको मैंने पब्लिकली खोल दिया। मतलब जो डीएनएस का पोर्ट होता है ना, उससे पब्लिकली खोल दिया, तो लोग डायरेक्ट मेरे जो मेरा जो डीएनएस सर्वर है उससे डायरेक्ट क्वेरी कर पाएंगे, तो वो हो गया पब्लिक डीएनएस। लेकिन यही चीज़ अगर मैं अपनी कंपनी के अंदर रखा है, मैंने बाहर के इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, मतलब बाहर में इसको एक्सपोज नहीं कर रखा है। मेरे सर्वर का जो पोर्ट है ना डीएनएस वाला जिसे हम क्वेरी करते हैं, अगर वो हमने ब्लॉक करके रखा है और सिर्फ इंटरनली ही हमारा बस काम करता है ये, तो वो हो गया प्राइवेट डीएनएस। इतना सिंपल सा इसका बस आप कह लें कि मतलब डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक डीएनएस में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम प्राइवेट डीएनएस बना रहे हैं और उसके हिसाब से हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये जो कमांड होता है ना, इसका ये होता है एप्ट इंस्टॉल बाइंड 9। ये मेरा मेन सॉफ्टवेयर है, और लेकिन इसमें एक और जो जुड़ता है वो है बाइंड 9 यूटिल्स। जैसे इसका मैनेजमेंट कंसोल आया ना, वैसे भी ये भी कुछ यूटिलिटीज़ देता होगा, है ना। तो मान के चलो ये मैनेजमेंट कंसोल, जैसे इसका भी हमने डाला था ना मैनेजमेंट कंसोल यहाँ पे इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स करके, तो ऐसे ही कुछ टूल्स है इसका, यूटिलिटीज़ है। तो ये वो कमांड है जिसको हमें यूज़ करना है। ये पूछेगा यस करने के लिए, आपको यस करना है। आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, ये कितना बड़ा है, ये नीड 1840 KB, मतलब 2 MB भी नहीं है इसका जो डीएनएस का सॉफ्टवेयर है। ये बहुत भारी है, ये तो काफ़ी थोड़ा इसमें लगा होगा, कम तो भी 40-50 MB तो लगा ही होगा इसमें विंडोज़ वाले में। ठीक है, तो ये काफ़ी हल्का सा सॉफ्टवेयर है हमारे उबंटू में, और इसलिए फास्ट भी है। जैसे पावर डीएनएस एक सॉफ्टवेयर है, ये बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं जो पब्लिक डीएनएस है वो भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जल्दी ख़राब नहीं होते उसके सर्वर्स, और बहुत स्टेबल है वो, और काफ़ी ज़्यादा वो ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने एक कमांड डाला, मेरा डीएनएस यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। इसके आगे और भी इसके कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं। एक चीज़ जो है यहाँ पे और इस दोनों में डिफरेंस जो है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसने ये जो आपका लाइनक्स है, ये कभी आपको नहीं बोलेगा कि रीस्टार्ट कर लो। आपने सॉफ्टवेयर डाल लिया, आप कॉन्फ़िगर करो, अभी स्टार्ट कर दो उसमें काम। तो लाइनक्स में ये खास बात है कि उसको रीस्टार्ट करने की, बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब जैसे विंडोज़ में है, पहले मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को डीएनएस मिलेगा इसके अंदर। तो मैं फिलहाल इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और रीस्टार्ट होने के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसमें और क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो मेरा अब ये विंडोज़ का जो सर्वर है मेरा, वो अब रीस्टार्ट हो गया है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले डीएनएस का जो कंसोल है, जो टूल्स हमने बनाया था ना, जिसको हमने इंस्टॉल किया था डीएनएस का, तो वो हम खोल लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल MMC है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजमेंट कंसोल है, उसके अंदर ही इन्होंने बना रखा है इसको IP। जो DNS का जो मैनेज करने का जो यूटिलिटी है ना, वो यहीं पे है। तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल 4 सेक्शंस मिलेंगे। ये आपका सर्वर का नाम है, या जो सिस्टम का जो नाम है ये वो है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको जो भी इसके अंदर जो राइट हैंड में जो पैन है वो पूरा दिखाता है इसके अंदर है क्या चीज़। सबसे पहले ये है फॉरवर्ड लुकअप जोन्स, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे रिवर्स है, फिर ट्रस्ट पॉइंट है, फिर कंडीशनल फॉरवर्डिंग है। तो जैसे फॉरवर्ड लुकअप जोन, ये क्या है? तो यही आपका मेन आपका जोन होगा। जोन कह लें आप, एक तरह से कंटेनर टाइप का कह लें, या उसके अंदर जैसे आप चाहें तो एक नहीं कई सारे DNS के आप जोन बना सकते हैं। वो तो जोन बनाएंगे, जैसे कि आप आपका जो कंपनी है उसके नाम से आप जोन बनाते हो, जैसे example.com आपने बना लिया, ठीक है, या जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आपने बना लिया। तो आप जैसे वहाँ पे बनाओगे तो उसके अंदर आपके जितने ए रिकॉर्ड्स वगैरह है ना, ए रिकॉर्ड्स है या और भी कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो उसके अंदर ही जाएगा। तो इसका प्राइमरी काम क्या होता है? यही वो जोन होगा, या यही वो मेन कंपोनेंट है जो क्या करेगा, आपको डोमेन नेम से IP में चेंज कराएगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल, जैसे example.com है, तो उसका जोन सभी उसका आपका IP एड्रेस है वो उसको रिटर्न करके देगा। तो ये इसका काम है। ये मतलब जैसे जो नेम रिजोल्यूशन होता है ना, DNS का जो डोमेन का जो नेम रिजोल्यूशन होता है, चाहे ये प्राइवेट हो या पब्लिक नेटवर्क हो, है ना, वो सब में ये काम करता है। और इसके आगे हमारे पास एक रिवर्स लुकअप जोन है। अब इसको हम देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो ये क्या करता है? ये उल्टा फंक्शन करता है। ये क्या करता है? ये डोमेन से क्या करता है, ये आप डोमेन नेम दोगे तो उसका IP देगा। ये क्या करेगा? अब IP दोगे तो वो उसका डोमेन देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपने 192.168.1.10 दिया, तो उसका जो अगर उसके पास कोई डोमेन नेम का रिकॉर्ड होगा तो वो रिकॉर्ड भी देगा वो, ठीक है। तो ये उसके काम का है। इसके अलावा एक और आता है ट्रस्ट पॉइंट। अब ट्रस्ट पॉइंट क्या चीज़ है? ये DNS सेक पे काम करता है। DNS सेक क्या होता है? एक मतलब सिक्योरिटी का ना एक एक्सटेंशन मान के चलो, मतलब थोड़ा कुछ सिक्योरिटी वगैरह होगा, क्योंकि आजकल DNS में भी लोग DNS की पॉइजनिंग करते हैं, और कई मतलब हैकर्स जो होते हैं या आपने जो फेक आपको ट्रैफिक भेज के भी कई बार मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके सिस्टम्स वगैरह में। तो इसके लिए ट्रस्ट पॉइंट्स बनाया गया है। अब ये क्या करता है? ये DNS सेक पे चलता है, जो कि है डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन, ठीक है। DNS सेक का यही फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करता है? ये वैलिडेट करता है आपके जितने भी DNS के जो रेस्पॉन्स है ना, उसको वैलिडेट करता है कि जो आपका जो DNS का जो डेटा है वो टेम्पर तो नहीं हुआ है। ट्रांसमिशन जब मतलब क्लाइंट जब उसको एक्सेस मतलब DNS का क्वेरी कर रहा है, तो वहाँ से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके बीच में कोई टेम्पर मतलब कोई किसी ने कुछ इसमें छेड़खानी तो नहीं कर रखी, ठीक है। तो ये उसके भी काम आता है। ये क्या करता है ना, वैलिडेट करता है। DNS सेक का जो साइंड जोन होता है ना, इनक्रिप्टेड होता है, पब्लिक की प्राइवेट की वैसे जैसे होता है ना, वैसे इसको भी इनक्रिप्ट होता है। ये वेरीफाई करता है जो DNS रिकॉर्ड है उसको साइंड उस पर पब्लिक कीज़ के थ्रू। जैसे अब जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना हमने कि जो हम SSH यूज़ करते हैं या PS रिमोट यूज़ करते हैं, तो उसमें भी सर्टिफिकेट लगता है इनक्रिप्ट करने के लिए। तो ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे बहुत सारा DNS के आपको स्पूफिंग मिल रहा है, या जो कैसे उसकी पॉइजनिंग हो रही है ना, तो ये सब उसको भी लेजिटिमेट कराता है। मतलब बिल्कुल उसको जो ट्रस्ट पॉइंट्स अगर आपके पास आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो ये आपको वो सिक्योरिटी मतलब एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देगा कि जो आपका DNS का जो सर्वर है जिस पे क्वेरीज मिल रही हैं और जो इसको रेस्पॉन्स मिल रहा है, वो एग्जैक्टली जो है ना वो उसी सर्वर से आ रहा है। तो एक ट्रस्ट पॉइंट इसीलिए इसको बोला गया है, ठीक है। इसका जो यूसेज है सिक्योर DNS ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो DNS के जो क्वेरीज हैं और जो वेरीफाई जो होता है ना, वो बिल्कुल जो क्रिप्टोग्राफिक जो सिग्नेचर होता है उसके थ्रू ये वेरीफाई होता है। तो ये सब कहाँ से होता है? ये ट्रस्ट पॉइंट से ही होता है। ये एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंडीशनल फॉरवर्डर्स। ये क्या करता है? तो कंडीशनल फॉरवर्डर जो है
ये क्या करता है कि ये फॉरवर्ड करता है किसी और डीएनएस सर्वर्स की तरफ आपके जो क्वेरीज हैं उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे काम आता है। जैसे कि आपको कोई डोमेन नेम आपको रिजॉल्व कराना है आपके कंपनी से या किसी और चीज़ से रिलेटेड है। मान के चलो कि आपके कोई पार्टनर वगैरह है, पार्टनर कंपनी है या ब्रांच वगैरह है, इसका डीएनएस नेम या डोमेन उनका अलग से कोई डोमेन सर्वर है या सॉरी डीएनएस सर्वर है, तो आप उसको भी फॉरवर्ड करा सकते हैं इसके थ्रू, कंडीशनल फॉरवर्डर के थ्रू, क्योंकि उसके जो रिकॉर्ड्स है इसके अंदर तो होंगे नहीं, उसके रिकॉर्ड उसके पास होंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ अपने क्लाइंट सिस्टम से इसको विंडोज़ सर्वर के जो डीएनएस है आपके, यहाँ पे आप क्वेरी भेजोगे तो ये क्या करेगा, भाई मेरे पास ये है नहीं, यही बोलेगा ना कि मेरे पास तो ये है नहीं, तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, किसी और डीएनएस सर्वर पे फॉरवर्ड कर देगा, तो वहाँ से वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इससे क्या है, फास्ट तरीके से आपको रिजोल्यूशन मिलता है। ये मोस्टली जो मतलब जैसे बिजनेस पार्टनर्स वगैरह होते हैं ना, जो इंटरनल डीएनएस वगैरह होते हैं, मल्टी साइट कई बार इंटरप्राइज भी होते हैं, तो वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे अब इनका मैं एक छोटा सा एग्जांपल वगैरह दे देता हूँ। जैसे इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना इनका, जैसे फॉरवर्ड लुकअप जोन्स का, ये क्या करता है, ये डोमेन से जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी में, इसको एड्रेस में चेंज कराता है। ठीक है, और जो ये रिवर्स लुकअप है ये आईपी से एड्रेस में कराता है। ट्रस्ट पॉइंट जो है वो ऑथेंटिसिटी, जैसे डीएनएस सेक्स से साइंड हो जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सब, तो ये उसका काम आता है। और जो फॉरवर्ड डीएनएस क्वेरीज जो है ये क्या करता है, ये फॉरवर्ड करता है कोई स्पेसिफिक जो आपके डीएनएस क्वेरीज हैं किसी और सर्वर को। ठीक है, इसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह, जैसे फॉरवर्ड लुकअप जोन के जो रिकॉर्ड्स हैं, ये ए जो आईपी वर्जन 6 के लिए होता है, एमएक्स रिकॉर्ड जो आपके ईमेल के लिए यूज़ होता है, आपके सी नेम रिकॉर्ड्स, आपके नेम सर्वर रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, तो वो सब फॉरवर्ड लुकअप जोन्स के अंदर ही आते हैं। रिवर्स लुकअप जोन में जैसे पीटीआर जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये वो इसमें आते हैं। इसके अंदर जो है ट्रस्ट पॉइंट्स के अंदर क्या होता है, इसमें जो पब्लिक कीज़ होते हैं डीएनएस सेक के, ये वो आते हैं। और ये जो है ये तो सिर्फ फॉरवर्ड जो क्वेरी इसको फॉरवर्ड करने का काम आता है, तो इस पर ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे एग्जांपल क्वेरी मैंने बताया था पहले भी कि 192.168 है, जैसे डोमेन नेम आपने कुछ लिखा तो इसका वो आईपी एड्रेस देगा, यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस दिया तो वो डोमेन नेम देगा, है ना, इसी तरीके से। और जैसे कोई आप डोमेन नेम है तो अगर ट्रस्ट पॉइंट में है तो उसको सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा ट्रस्ट पॉइंट, है ना। कॉमन यूसेज जो है, जैसे कि अब फॉरवर्ड लुकअप जोन के अगर कॉमन यूसेज पे जाओ तो वेब सर्विसेज वगैरह में काम आता है, वेबसाइट वगैरह में, ईमेल में काम आता है, ईमेल के सर्वर्स के लिए काम आता है, नेम रिजोल्यूशन के लिए काम आता है, कहने का मतलब जो डोमेन नेम है या सिस्टम का नाम को रिजॉल्व कराना है उसके लिए काम आता है। जो हमारा ये रिवर्स लुकअप जोन है, ये जैसे कि मोस्टली लॉगिंग करने काम आता है, ईमेल सर्वर का जो वैलिडेशन करना है, उसका ऑडिटिंग करना है, उसके काम ये आता है। जो ट्रस्ट पॉइंट है इसका सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा रोल है। जो डीएनएस स्पूफिंग होता है ना, जो फेक डीएनएस आप मान के चलते हो ऐसा कुछ है, और जो कैसे पॉइजनिंग होता है डीएनएस के, जो कैसे होता है हमारे सिस्टम में भी होता है ना, तो जो कैसे की पॉइजनिंग है इसको भी रोकता है ये। और जो कंडीशनल फॉरवर्डर है ये क्या करता है आपका, जो ये रिजॉल्व करता है जो स्पेसिफिक जो डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह है ना किसी और डीएनएस सर्वर से। इसका जो अब जैसे फॉरवर्ड लुकअप जोन का जो प्राइमरी जो जोन टाइप होता है वो स्टैंडर्ड होता है, मतलब नेटवर्क के ऑपरेशन के लिए काम आता है ये। ठीक है, इसमें ये जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस वगैरह के लिए, मतलब उसके पर्पज़ के लिए, सॉरी उसके पर्पज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, और जो सिक्योरिटी पर्पज़ होता है उसके लिए रिवर्स लुकअप जोन काम आता है। और ये डीएनएस का जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, ट्रस्ट पॉइंट है, उसके लिए ज़्यादा काम आता है ये। और जैसे इसको मैंने पहले ही बताया था कि ये रिजॉल्व करता है किसी और डोमेन में या ऑर्गेनाइजेशन के उस पर, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से। जैसे किसी और डोमेन से आपको रिजॉल्व कराना है तो ये उसी का काम आता है। सिक्योरिटी अब एक देख लेते हैं सिक्योरिटी में क्या है इसका, फॉरवर्ड लुकअप जोन का। ये क्या है, बेसिक डीएनएस रिजोल्यूशन देता है। और ये जो है रिवर्स, ये करता है रिवर्स ऑडिटिंग और वैलिडेशन करता है। ट्रस्ट पॉइंट डीएनएस सेक, मतलब जो सिक्योर्ड वे में जो डीएनएस क्वेरीज होता है ना उसके काम आता है। और ये जो है आपके फॉरवर्डिंग डोमेन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट टू डेजिग्नेटेड सर्वर, मतलब जो भी आपके डीएनएस रिकॉर्ड है उसको एक स्पेसिफिक को भी आप डीएनएस रिकॉर्ड में फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके मेन इसके यही सब काम है।
अभी फ़िलहाल मैं क्या कोशिश करता हूँ ना, या कोई बना के देखते हैं यहाँ पे ज़ोन। अब ज़ोन क्या होता है, जैसे मैं न्यू पे क्लिक किया यहाँ पे, वेलकम टू द न्यू ज़ोन विज़ार्ड, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं, प्राइमरी ज़ोन, सबसे पहले प्राइमरी ज़ोन होता है, सेकेंडरी ज़ोन भी होता है, स्टब ज़ोन भी होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो सेकेंडरी ज़ोन है, क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ अ ज़ोन दैट एग्जिस्ट ऑन अनदर सर्वर, कॉपी करने काम आता है। क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ ज़ोन कंटेनिंग ओनली नेम सर्वर्स, नेम सर्वर से होना चाहिए। और स्टार्ट ऑफ एसओए मतलब स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये भी होना चाहिए। और पॉसिबली ग्लू होस्ट ए रिकॉर्ड्स तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल एक प्राइमरी जोन, सिंपल सा प्राइमरी जोन बनाते हैं, देखते हैं डीएनएस हमारा कैसा काम कर रहा है। जोन का नाम तो जैसे मैं अपना लिख देता हूँ प्रेम डॉट लोकल, ठीक है। तो ये मेरा टीएलडी हो गया लोकल, और ये प्रेम मेरा डोमेन नेम या सेकेंडरी आप कह लो, सेकेंडरी डोमेन। तो ये मेरा क्रिएट अ न्यू फाइल विद दिस फाइल। अब देखो ये क्या चीज़ होता है, ये जो फाइल नेम है ना, ये ऐसे ही कुछ फाइल नेम आपको लाइनक्स में भी मिलेगा, वहाँ पे भी आप चाहो तो एडिट, जैसे हम उबंटू में जब हम काम करेंगे, इस यहाँ पे कब काम करेंगे डीएनएस में, तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली फाइल में एडिट करना होगा। हम यहाँ एक विजार्ड के थ्रू कर रहे हैं, मतलब विंडोज़ ने क्या किया, आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस दे दिया, लेकिन फाइल वो भी यूज़ करता है, जैसे कि ये भी कर, जैसे अपना लाइनक्स करता है। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करना है। ये बोल रहा है डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट। अब डायनेमिक अपडेट क्या होता है, तो डायनेमिक अपडेट ये होता है कि ये अपने आप ही अपडेट हो जाए। जैसे कोई, जैसे मान के चलो आप डीएनएस आप यूज़ कर रहे हो, आप जैसे मैंने यहाँ पे डीएनएस सर्वर मैंने बना दिया, अब मैं कोई सिस्टम में नेटवर्क पे है, वो मेरा डीएनएस यूज़ करना चाहता है, ठीक है, वो मेरा डीएनएस यहाँ पे है, वो यूज़ करना चाहता है, तो उसने क्या किया, मेरा जो आईपी वो डाल दिया। लेकिन उसने जो वहाँ पे आईपी आया, लेकिन मेरे यहाँ पे उसका जो रिकॉर्ड है वो कैसे आएगा, या तो मैं एंट्री करूँ या अपने आप। तो अपने आप को यही कहते हैं डायनेमिक। अगर आप उसको अलाउ कर दोगे तो अपने आप, जैसे वो आपके सर्वर से करेगा क्वेरी, अपने आप उसका रिकॉर्ड बन जाएगा। एक तो वो तरीका है। दूसरा ये है कि आप मैनुअली करो। तो फिलहाल जितने भी क्लोज्ड या प्राइवेट जो सर्वर्स वगैरह होते हैं, प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, या जो कह लो कोई कंपनी वगैरह, वो यही सब यूज़ करते हैं, अलाउ नहीं करते हो डायनेमिक अपडेट को। कई सिनारियों में ज़रूरत होती है, कई में नहीं होती, मोस्टली में नहीं होती, ठीक है। तो ये फाइल नेम आ गया मेरा, ये लुकअप टाइप बता दिया, फॉरवर्ड लुकअप जोन होगा, ये स्टैंडर्ड प्राइमरी बनाया मैंने, और प्रेम डॉट लोकल मेरा ये हो गया डोमेन नेम। तो ये मेरा बन गया। अब ये, अब इसके अंदर जैसे मैंने खोला तो इसको मुझे कुछ मिल रहा है इसके अंदर, ये दो चीज़ मिल गया। अब ये क्या चीज़ है, ये SOA और एक NS, ठीक है, और ये इसका डेटा है। तो दो रिकॉर्ड्स तो अपने आप, कोई भी अब डीएनएस सर्वर्स होते हैं उसके अंदर दो रिकॉर्ड्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और नेम सर्वर्स। तो यहाँ पे मेरा ये जो डीएनएस वाला काम है ये ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर रिजॉल्व अगर करूँ तो ये इसके हिसाब से तो बताएगा, इसके हिसाब से बताएगा। इसके अंदर भी रिकॉर्ड्स और डाल सकते हैं, और अगर मैं यहाँ से क्वेरी करूँ इसको तो ये बताएगा भी, ठीक है। उसको थोड़ा और आगे देखेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है। अभी रिवर्स लुकअप जोन अभी हमने बनाया नहीं, अभी हम ये भी बनाएंगे। फिलहाल तो हमने भी फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाया हुआ है, आगे देखते हैं। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे ना, एक बार रिवर्स लुकअप जोन भी हम बना के देखते हैं ये क्या कहता है। तो इसका भी विजार्ड है यहाँ पे, इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये प्राइमरी जोन ही रहेगा। अब यहाँ पे IP वर्जन 6 और 4 बोल रहा है, तो मैं हमेशा IP वर्जन 4 ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको एक नेटवर्क ID बोलेगा। अब ये नेटवर्क ID होता क्या है, ये कुछ, ये एक मतलब आपको रेंज दे रहा है कि रेंज के हिसाब से आपको करना है। तो ये होगा 192.168.1। एक्चुअल में ऐसे नहीं होगा, ये देखिए ये उल्टा होता है ये, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमेशा उल्टा होता है। तो ये मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल भी बता रहा है ये। तो 10.0 वुड क्रिएट जोन 0.10 इन एट, ये देखो, तो ये उल्टे इसको करेगा। ये नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, ये मुझे जो फाइल का नेम है वो बता रहा है, तो इस नाम से मेरा फाइल नेम बनेगा। आप चाहे तो एग्जिस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको कोई पुराना सर्वर है, आप बहुत सारे अपने बना रखे हैं, उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे।
इसको भी मैं डायनेमिक अपडेट नहीं कराना चाहता। और ये फिनिश, तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे भी मुझे ये बन गया है, तो मेरे पास 2 बन गए ना, ये और ये, तो ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो चलिए हमारा ये फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स ये दोनों हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है ना, मैं क्या करूँगा, जैसे इस पे हमें स्टैटिक ऐप भी डालना पड़ा, मुझे क्या करना होगा, इसका जो डीएनएस नेम है ना, सॉरी, इसमें जो डीएनएस जो है मेरा, अभी फ़िलहाल गूगल था, तो डीएनएस जो है उसको मैं चेंज करके इसका आईपी दे दूंगा। मैं बोलूँगा कि ये जो सिस्टम है मेरा, इसके डीएनएस को, मतलब इस सर्वर के डीएनएस को यूज़ करे और यहाँ से जो भी रिजोल्यूशन करना है वो करे, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, एक सबसे पहले जो आईपी जो मुझे चेक करना होगा वो क्या है, जैसे मैं जाऊँगा /etc के अंदर, नेट प्लान के अंदर, ठीक है, cd/etc नेट प्लान। अब यहाँ पे एक 01 नाम का एक मैंने फ़ाइल बनाया हुआ है पहले से ही, कैट 01, ठीक है। अब देखें, तो इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे जो DHCP है इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। एड्रेस जो है मेरा इस सिस्टम का वो मैंने 22 कर दिया, पहले 10 था, मैंने 22 कर दिया। ये मेरा सबनेट है, ये मेरा राउट मैंने बना दिया डिफ़ॉल्ट, और ये मेरा जो इंटरफेस है नेटवर्क का, जो इंटरफेस है हार्डवेयर का, ये वो है आईडी उसका। और जो गेटवे है विया जो लिखा है ना, जो विया लिखा है, ये है मेरा गेटवे 1.1, मतलब राउटर पे ही वो गेटवे ही होगा मेरा। मैट्रिक 100 लिखा हुआ है, मैंने नेम सर्वर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। और जो सर्च है वो यहाँ से मैंने इसको रिजॉल्व कराना है। अब ये क्या करेगा, इसका इस सर्वर से अब जो भी डीएनएस है मेरा वो रिजॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे मैं एंट्री करते जाऊँगा, जो जितने भी रिकॉर्ड्स एंट्री करूँगा ये यहाँ से भी रिजॉल्व में, मतलब ये क्लाइंट है, मान के चलिए ये क्लाइंट है और ये हमारा डीएनएस सर्वर है। तो मैं यहाँ से चाहूँगा कि इसका ये डीएनएस सर्वर यूज़ करूँ, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स है उसको यहाँ पे मैं चला के देखूँ, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें हम करते हैं। एक दो चीज़ मुझे और डालना पड़ा इसमें, वो ये था कि जो डीएनएस यूटिल्स है, ऐप इंस्टॉल डीएनएस यूटिल्स, ठीक है। ये एक टूल होता है जो डीएनएस को ना, मतलब जो डीएनएस के जो सपोर्टिंग टूल्स हो, जैसे एनएस लुकअप है, डिग कमांड है, और भी बहुत सारे कमांड्स वगैरह होते हैं ना, तो ये उसको, मतलब उस सब चीज़ को रिजॉल्व कराने का काम आता है। मतलब वो टूल को आप यूज़ करके ना आप डायग्नोस कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अब मैंने डिग कमांड चलाना है, डिग। डिग कमांड क्या करता है, ये डीएनएस के रिजोल्यूशन के काम आता है। तो फिलहाल मैं अपना जो फॉरवर्ड लुकअप जोन है, जैसे मेरा है prem.local, मैं इसको एक बार रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जैसे मैंने कमांड डाला मैंने, ये क्या कह रहा है, ये तो वर्जन है डिग का, और ये मेरा जो मैं लुक किया था वो है गॉट आंसर बोल रहा है, वार्निंग डॉट लोकल इज़ रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट डीएनएस। एक तो ये मेरे को वार्निंग दे रहा है, यू आर करेंटली टेस्टिंग व्हाट हैपेंस व्हेन mdns क्वेरीज लीक टू डीएनएस हेडर। ये काफ़ी कुछ एरर वगैरह दे रहा है, मतलब कुछ वार्निंग वगैरह दे रहा है। क्वेरी 1 किया मैंने, आंसर 0 आया, अथॉरिटी 1 आया, एडिशनल 1 आया, यहाँ पे EDNS बता रहा है वर्जन वगैरह। ये क्वेश्चन सेक्शन है, prem.local है, इन ए रिकॉर्ड है, और यहाँ पे जो अथॉरिटी जो है वो है prem.local, ये इसका डीएनएस का 3600 का सेकंड है, मतलब टाइमिंग है, इन SOA, और ये मेरा सिस्टम का नाम है, और ये होस्ट मास्टर, और ये कुछ और पैरामीटर्स दिए हैं, ठीक है। तो क्वेरी टाइम जो है 2 मिलीसेकंड का था, सर्वर ये था मेरा, और ये मैसेज वगैरह के साइज़ है। अब एक बार कोशिश करते हैं एनएस लुकअप से, prem.local। तो ये एक्चुअल में भी जो बता रहा है ना, ये जो सर्वर एड्रेस वगैरह है, ये कान फाइन बोल रहा है ना ये। अगर मैं इसको पिंग करूँ, ठीक है, तो ये एक्चुअली पिंग होना चाहिए ना। तो अभी नो एड्रेस एसोसिएटेड विथ
होस्ट नेम ऐसा कुछ बोल रहा है। एक बार यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह बना के देखते हैं कि शायद ये मान जाए, कुछ हो जाए इस पर। तो यार तो मैं टेस्ट आईपी एड्रेस मान के चलो, मैं आईपी डाल देता हूँ 1.50 डाल दिया मान के चलो, ठीक है। और एक ऑप्शन यहाँ पे और भी होता है कि जो रिवर्स रिकॉर्ड है ना, उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ से भी कनेक्ट करा सकते हो, मतलब क्रिएट करा सकते हो। यहाँ पे जो एंट्री होगा तो यहाँ के अंदर भी इस पर एंट्री हो ही जाएगा। तो एक रिकॉर्ड तो आ गया। ये क्या है, टेस्ट नाम का है कुछ। तो टेस्ट को रिजॉल्व करके देखते हैं एक बार क्या करता है ये। टेस्ट डॉट फ्रेम डॉट लोकल, सॉरी ये पिंग हुआ है ये, एक्चुअली वो सर्वर है ही नहीं या सिस्टम है ही नहीं मेरा। लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ से मेरा निकल चुका है। इसको एक बार क्लीन करके एक बार अच्छे से चेक करते हैं। तो वो था मेरा NS लुकअप टेस्ट डॉट ऐसा ही कुछ था। तो अब मैं यहाँ पे कुछ देख पा रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरा सर्वर है ना, ये यहाँ से इसको ले रहा है, लोकल से ही ले रहा है इसको। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शायद इसमें बाइंड डला हुआ है या इसमें भी डीएनएस सर्वर डला है, इसलिए लोकल से ही इसको रिजॉल्व करा रहा होगा ये, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जो मुझे जो देखने को मिल रहा है, मैं इसको मैंने रिजॉल्व कराने की कोशिश करी तो मुझे इसका आईपी मिल गया। हालांकि ये आईपी गलत है, ऐसा आईपी मेरे पास है ही नहीं, लेकिन इसने रिजॉल्व करा के दे दिया। अगर ये सच में सिस्टम होता तो अगर मैं पिंग वगैरह करता तो अपने आप ही चल भी जाता। तो ये कुछ तरीका है आपको डीएनएस जो रिजॉल्व कराने का। तो जो क्लाइंट सिस्टम, मान के चलो ये मेरा क्लाइंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या करा रहा है ना, ये इसको एज अ डीएनएस सर्वर यूज़ कर रहा है। तो डीएनएस सर्वर कैसे यूज़ कराना है, आईपी से। इसका जो आईपी है मैंने क्या किया, अपने नेटवर्किंग में डाल दिया, अडेप्टर में मैंने डाल दिया। मैं इसको बोल दिया कि जो डीएनएस सर्वर है ना मेरा, वो ये वाला है, अब आप यहाँ से रिजॉल्व कराओ, ठीक है। तो ये यहाँ से अब रिजॉल्व कराने लग गया। ऐसे ही जैसे मैंने टेस्ट बनाया, मान के चलो आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं करता हूँ, मान के चलो ये मैं करता हूँ लाइव, ठीक है। ये देखो लाइव का क्या बता रहा है भाई, ये सर्वर कांट फाइंड, ठीक है, सर्वर है ही नहीं बोल रहा है ऐसा कुछ, उसको यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर दूँ तो, जैसे कि लाइव यहाँ पे डाल देता हूँ, फेक आईपी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ऐड कर दिया, मैंने कर दिया डन, ठीक है। तो ये एक और आ गया। अब एक बार चेक करते हैं इसको। अब देखिए अब ये आ गया, ये मतलब हमारा डीएनएस सर्वर अब चलने लग गया। अब जैसे अब ये जो मेरा डीएनएस सर्वर है, मान के चलो कि मेरा डीएनएस सर्वर है। अब एक आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि हम जब वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे भी हमें डीएनएस की एंट्री करनी पड़ती है। जैसे मान लो गोडैडी है या होस्टिंगर है, तो वहाँ पे भी हम रिमोटली करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे चलता होगा, तो वो एक्चुअली में आप ये कह लो कि वो पब्लिक डीएनएस है, वो पब्लिक डीएनएस है। पब्लिक डीएनएस मतलब सबके लिए, मतलब दुनिया भर से रिजॉल्व हो जाएगा। प्राइवेट डीएनएस मतलब अपने अंदर अंदर में ही रिजॉल्व कराने का काम आता है, मतलब कंपनी के स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है वो, ठीक है। तो ये है उसका। मान के चलो अगर ये जो सर्वर है, क्या विंडोज़ का जो डीएनएस सर्वर है ये ऐसे पब्लिक डीएनएस बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। बस आपको क्या करना होगा ना, ये जो है, अब आप सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये मतलब कैसे काम कैसे करता है, ठीक है। तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, टेलनेट फ्रेम डॉट लोकल सर्वर लुकअप फेल बोल रहा है। थोड़ा डीएनएस के बारे में और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने देखा कि जो टेस्ट और लाइव है ये तो रिज़ॉल्व होने लग गया है, मतलब ये डीएनएस मेरा काम करने लग गया। अब जैसे ये डीएनएस है, ये कैसे चलता है, तो डीएनएस का जो पोर्ट होता है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पावर सेल खोलता हूँ, ये मेरा पावर सेल है। तो अगर मैं ये खोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में देखूँ कि डीएनएस किस पोर्ट पे चलता है। पोर्ट होता है 53 होता है। तो ये अगर मैं देखूँ, ये ठीक है, तो आप देखेंगे काफ़ी सारे यूडीपी पोर्ट्स में भी ये लिसन करता है।
आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। यूडीपी पोर्ट जो है ना, पोर्ट 53 उस पे डीएनएस लिसन करता है, और साथ में टीसीपी पोर्ट पे भी लिसन करता है। जैसे कि ये देखिए, ये तो ये दो आईपी में लिसन कर रहा है। एक तो लूप बैक है 127.00153, एक है इसका जो इंटरफेस का जो आईपी है, मतलब जो नेटवर्क का आईपी है वो है 192.168.1.13 और 53 पोर्ट पे। तो ये दोनों पे लिसन करता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये कुछ, जैसे मैंने डीएनएस का ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको मान के चलो रोल्स बोलो, फीचर्स बोलो या सॉफ्टवेयर बोलो, जैसे मैंने इसको डाला, इसने क्या किया, 53 पोर्ट पे लिसन करने लग गया वो। ठीक है, रीस्टार्ट किया मैंने, सर्विस चालू हो गया 53 पोर्ट पे। तो अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि मैं टेलनेट करूँ कि भाई मेरा डीएनएस सर्वर ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है, और पोर्ट दे दूँ 53, तो देखिए ये बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, ये बोल रहा है कनेक्टेड। ये देखिए एस्केप करेक्टर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ से अब पिंग, मतलब टेलनेट कर पा रहा है, मतलब इसको इस पोर्ट पे ये खुल रहा है, ये मतलब यहाँ से इसके अंदर ये कनेक्ट हो गया। अगला देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ से बाहर आना है, क्विट, ठीक है। अब अगला मुझे देखना है मेरे रिवर्स लुकअप जोन के बारे में। तो ये देखिए, ये जो दो जो रिकॉर्ड्स थे ये अपने आप ही बने हैं। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने फॉरवर्ड जो लुकअप जोन्स के जो रिकॉर्ड बनाए थे ना मैंने यहाँ पे, तो मैंने क्या चूज़ किया था कि वो अपडेट कर दे पीटीआर रिकॉर्ड को, पॉइंटर जो रिकॉर्ड है ना, मतलब जो रिवर्स लुकअप वाले जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, उसको अपने आप उसने बना भी दिया। तो ये देखिए, अगर मैं अब यहाँ पे अगर मुझे करना है एन एस लुकअप आईपी से, अब मैं उल्टा करना चाहता हूँ। मेरे को आईपी पता है लेकिन सिस्टम का नाम नहीं पता। भाई सिस्टम नाम क्या है? अब सिस्टम का नाम मुझे पता करना है। आपको पता है कि 2000 सिस्टम आपके कंपनी में है, आपको आईपी पता चल गया, मान के चलो आपके पास कोई मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आपको पता चला कि इस जो सर्वर है या इस सिस्टम है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और आपको सिर्फ आईपी पता है, आपके मॉनिटरिंग टूल ने आपको आईपी दिया है, तो आप क्या चाहोगे, उस सिस्टम का नाम भी तो पता चले। क्या पता, ऐसे भी होता है कि कई बार नाम से आपके पास एक डेटाबेस भी होगा आपके सिस्टम में या मॉनिटरिंग टूल में भी ऐसा होता है, जहाँ पे आप सिस्टम के नाम से पता लगा सकते हैं कि वो कौन यूज़र है जो इसको यूज़ कर रहा है, या किस काम का वो सिस्टम है या सर्वर है, ठीक है। तो मैं एन एस लुकअप करूँगा यहाँ पे 192.168.1.50। तो फ़िलहाल ये नहीं चला, 50 यहाँ पे नहीं चला, 51 ये भी नहीं चल रहा। ये अभी ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी हमने एक डीएनएस का सर्वर डाल रखा है, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। बाकी यहाँ से रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं एन एस लुकअप डालता ना, तो ये रिज़ॉल्व होना चाहिए था। वैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये इसका होस्ट आईपी है, ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो जैसे हम एन एस लुकअप करते हैं ना किसी आईपी पे, तो वो उसका ये दिखाता है। मैं इसको बाद चेक करता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक रिज़ॉल्व कॉन्फ नाम का एक ना यूटिलिटी होता है इसके अंदर, वो एक्चुअली में इसके अंदर है नहीं, इसलिए रिज़ॉल्व भी नहीं कर पा रहा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा ना, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब शायद ये चले, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं जितना समझ पाया यहाँ पे यही है कि इसके अंदर भी हमने डीएनएस का डाल रखा है जो कि इससे अलग है। तो एक बार हम कोशिश करते हैं कि एक बार लोकली हम चला के देखते हैं कि लोकल चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उससे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। माइट भी ऐसा हो सकता है कि इसमें हमने डीएनएस के मतलब यहाँ पे भी हमने बाइंड 9 डाला हुआ है ना, तो क्या पता वो कन्फ्लिक्ट कर रहा हो। बाकी कोशिश करते हैं यहाँ से। तो बाकी जो फॉरवर्ड लुकअप जोन्स है वो तो रिज़ॉल्व हो रहे हैं, बस जो रिवर्स वाले हैं वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इसका कमांड आता है, मैं आपको एक बार देख लेते हैं कौन सा कमांड है वो। रिज़ॉल्व करने वाले कमांड भी आते हैं। एक बार एन एस लुकअप
एन एस लुकअप, और जैसे मैं लाइव डॉट प्रेम डॉट लोकल ये कुछ कर रहा था मैं, तो ये एक्चुअली में रिजॉल्व इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोकल होस्ट, ये देखिए अब यहाँ पे रिजॉल्व होने लग गया है। ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे बस मैं ये लोकल होस्ट लिखने का मतलब ये हो गया कि ये इसी सर्वर से रिजॉल्व करा है ना, क्योंकि 127.0.0.1 जो है लूप बैक है, लोकल होस्ट है। तो ये क्या कर रहा था, इसको यहाँ पे तो सेट नहीं है ना कि कौन सा डीएनएस सर्वर को, तो मैंने डीएनएस सर्वर का नाम ये दे दिया कि आप लोकल होस्ट मतलब इसी सर्वर से रिजॉल्व करके दिखाओ। तो ये यहाँ से रिजॉल्व हो रहा है। अब इसी की तरह मैं अगर इसको आईपी डाल के देखता हूँ एक बार, आईपी क्या कहता है। 1, तो ये देखिए ये भी रिजॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बाइंड 9 डाला है उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। तो ये काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है। अब हमारा जो रिवर्स लुकअप जोन है वो भी अब चलने लग गया है। ठीक है, अगर इस पर हम क्वेरी कराते हैं ना तो यहाँ से भी अब चलने लग गया है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारा फॉरवर्ड जोन और ये रिवर्स वाले हैं ये दोनों चल रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट पॉइंट है, ट्रस्ट पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे करना मुश्किल होगा। ये में डीएनएस की में आपको नेम डालना पड़ेगा, फिर पब्लिक कीवर्ड डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, जो भी इसको डालने से बस यही फ़ायदा है कि सिक्योर हो जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, एक कंडीशनल फॉरवर्डिंग भी देख लेते हैं, इसका क्या काम है। मैं एक बार इस पर जाता हूँ। डीएनएस डोमेन जैसे मान के चलो मैं गूगल लिख देता हूँ, मान के चलो google.com। ठीक है, और इसका जो आईपी है मान लो जो पब्लिक इसका डीएनएस है जहाँ से मुझे रिजॉल्व कराना है। ठीक है, तो उसका जो है 8.8.8.8 ये है। तो देखिए ये डीएनएस जो गूगल है ना ये ओके भी हो गया, सर्वर का FQDN भी आ गया, इसका यही है नाम डीएनएस गूगल। और बस मुझे ओके पे कर देना है। तो जो रिकॉर्ड्स यहाँ से रिजॉल्व नहीं होंगे google.com के नाम से जितने भी हैं वो अब यहाँ से रिजॉल्व होने लग जाएंगे। तो ये फॉरवर्ड कर दिया हमारे डीएनएस के जो रिजॉल्विंग को। ठीक है, तो ये तरीका है इनको कॉन्फ़िगर करने के। अभी हम यहाँ पे तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया। अभी हम यहाँ पे बाइंड 9 पे भी करके देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइप के रिकॉर्ड्स वगैरह हम बनाते हैं, किस तरीके से चलता है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मैं इसको एक बार शट डाउन कर देता हूँ। इसको इस सर्वर को बंद कर दूँगा, मैं यहीं पे काम करूँगा। ठीक है, या देखते हैं जो भी हो, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भी चल जाए वो। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बाइंड डाल दिया था हमने। ठीक है, और जैसे बाइंड है और उसको आपको रीस्टार्ट करना है, ठीक है, या इंटरनल नेटवर्क बनाना है तो उसके कई सारे कमांड्स वगैरह होते हैं। लास्ट जो कमांड था वो हमारा, तो इसमें जो है हमारा, अगर एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करूं तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं name.conf करके, उस पर ही हमें फ़िलहाल अपने डोमेन वगैरह उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से मैं तो मैं नैनो खोलता हूँ, नैनो ETC बाइंड नाम का सॉफ्टवेयर होता है। बाइंड, ये देखिए बाइंड के अंदर हमारे को जाना पड़ेगा, नेम्ड करके कुछ होगा हमारे पास, ये देखिए name.conf ये है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब इस पर हमारे को क्या करना है, अगर आपको इंटरनल बनाना है ना तो जैसे यहाँ पे कुछ फाइल्स को इंक्लूड किया गया है, ये देखिए ये फाइल को इंक्लूड किया है, मतलब ये प्रोग्रामिंग टाइप का ही मान के चलो, है ना। ये जो फाइल है ये प्रोग्रामिंग, मतलब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चला था कि पीछे क्या हो रहा है। अभी हमें पीछे यहाँ पे पता भी चलेगा कि एक्चुअल में क्या कर रहा है ये। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनल अगर हमें जोन बनाना है, क्योंकि ये तो इंटरनल था तो हमें इंटरनली फ़िलहाल बनाना है। एक्सटर्नल भी बनता है वो, उसका भी थोड़ा तरीका अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। इंक्लूड करके क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में /etc के बाद बाइंड क्या आगे named.conf.internal। तो ये इंटरनल के लिए ऐसे मैं बना रहा हूँ एक जोन्स, ऐसे मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ। और ये मैंने इसको जैसे ये फॉर्मेट में ऊपर वाले फॉर्मेट में वैसे मैंने फॉर्मेट में इसको कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन वो हो गया। मुझे इस नाम का एक फ़ाइल बना के ना, या जो फाइल है उसको मुझे एडिट करना है, उसी पे हमारे जो और भी कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं वो हम करेंगे। तो कंट्रोल O करूँगा, एंटर, कंट्रोल X, अब वो हो गया सेव। अब नेक्स्ट जो मुझे क्या करना है, फिर से मुझे एक और फाइल है nano etc bind /named.conf.options, एक ये फाइल है, इस पर भी कुछ मुझे ऐड वगैरह करना पड़ेगा।
ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं इसके, कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑप्शंस वगैरह हैं इसके। तो जैसे आईपी वर्जन 6 भी है यहाँ पे, आप देख रहे हैं डीएनएस सेक भी है यहाँ पे, वैलिडेशन ऑटो कर रखा है यहाँ पे, देखें तो डीएनएस सेक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, आप समझ रहे हो। ये फॉरवर्डर से आपका 000 फॉरवर्डर कुछ डाल रखा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक ACL का ये एंट्री करना पड़ेगा, और मैं एक बार एंट्री चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है। ये डायरेक्टरी है वेर कैसे बाइंड, और जैसे ये जो है ना, ये जो डबल स्लैश है इसका मतलब ये हो कि ये सब कमेंटेड है, ये पूरे कमेंटेड है, ठीक है। यहाँ तक ये पूरे कमेंटेड है, अगर ना भी रहे ना इस फाइल में तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये बताने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए कि ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा ना, अब मैं माउस से जा नहीं सकता कहीं पे, बस मुझे यहीं पे जाके एक बार एंटर करने के बाद मुझे क्या करना होगा, ACL इंटरनल नेटवर्क। तो इंटरनल नेटवर्क के लिए मैं कैसे बना रहा हूँ, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे जो नेटवर्क है उसका एक सबनेट दे दूँगा, तो वो है 192.1.1.0, ठीक है। ये मेरा नेटवर्क का सबनेट है। फिर इसको 24 से कर दिया, सबनेट मास्क डाल दिया मैंने, और इसको मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट्स को मैं क्लोज़ कर दूँगा और ये डाल के मैं इसको बंद कर दूँगा। अब जो मेरे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस जो है मेरे को एक्चुअली नीचे में चाहिए थे, ये यहाँ पे नहीं चाहिए था। तो क्योंकि ये ऑप्शंस जो है ना, ये एक्चुअली नीचे में होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शंस को मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ना हो करके डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी का ऑप्शंस होगा, तो ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे होगा, और इसको मैं तो ये इस तरीके से ऐसे इसके जो इसका जो फॉर्मेटिंग है ये ऐसे ही होता है। ये ऑप्शंस के अंदर कई कई सारे ऑप्शंस हैं, तो एक आपका सेक्शन हो गया, और ऊपर एक और सेक्शन हो गया। मैं इनको बस ये बता रहा हूँ कि एक इंटरनल नेटवर्क बना रहा हूँ मैं, और जो मेरा इंटरनल नेटवर्क है वो ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, जो ऑप्शंस वगैरह है यहाँ पे मुझे कुछ जैसे फॉरवर्डर लगाना है, तो जैसे जैसे फॉरवर्डर होता है ना यहाँ पे, कंडीशनल फॉरवर्डर, ये यही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी था यहाँ पे हम विजार्ड के थ्रू करते थे, यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करके यहाँ पे करते थे, यहाँ पे हमें सब लिख लिख के करना होगा, एक यही चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, यहाँ तक तो मैं ठीक था, मैं इसके नीचे लिखने स्टार्ट कर देता हूँ। फ़िलहाल मुझे ऑप्शंस के अंदर ही कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे मैं आ गया नए लाइन पे, मैं करूँगा एलो क्वेरी, ठीक है। एलो क्वेरी कहाँ से क्वेरी अलाउ कराना है, लोकल होस्ट इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। और ये जो आपके जो ये ब्रैकेट थे ना, इसको देना बहुत ज़रूरी है। तो या तो मैं नीचे डाल के भी दे सकता हूँ इसको, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे डाल के ये मैंने क्लोज़ कर दिया, तो ये एक मेरा एलो का हो गया। सेम ऐसे ही एक अलाउ ट्रांसफ़र ऐसे कुछ करना पड़ेगा, और ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए यहाँ पे, लोकल होस्ट, फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और मैंने तो ये स्टेटमेंट भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब रिकर्सिव भी चाहिए, रिकर्जन जो है मेरा वो रहेगा यस। तो ये ऑप्शंस वगैरह कुछ मैं सेट कर रहा हूँ कि ये सब ऑप्शंस मुझे चाहिए मेरे, मतलब ये कस्टमाइजेशन के लिए होता है, आपका जो बाइंड का जो डीएनएस आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका कस्टमाइजेशन के अंदर होता है
कि आपको किस तरह का इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर आप यहीं से कर सकते हैं। जो मेरा डीएनएस वैलिडेशन है ये ऑटो ही रहेगा। लिसन ऑन V6 तो ये एनी है। हाँ, ये ठीक है, आप चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो, लेकिन आजकल IPv6 भी चलता है, काफ़ी चलता है ये। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X। अभी मेरा हो गया सेव। सेव होने के बाद मुझे क्या करना है ना, अब मुझे क्या अपने जोन्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो जोन कहाँ बनते हैं, मैं एक बार कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की। CD ETC के अंदर बाइंड। अब जैसे बाइंड के अंदर मैं जाऊँगा, ये देखिए काफ़ी सारे आपको फाइल्स मिलेंगे। तो जो मेरा जो जोन होगा वो होगा इंटरनल वाला। तो अभी इंटरनल वाला मेरे पास अभी है नहीं, बनाया नहीं मैंने। ये सब कुछ जो बने बनाए जो डिफ़ॉल्ट आए हैं ना, ये वो है। तो इसके अंदर आप डेटाबेस वगैरह भी देख सकते हो। ये कुछ DB वगैरह है, बाइंड के कीज़ वगैरह हैं, ये DB empty, DB लोकल। तो मतलब जो भी डेटा है वो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसके यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ना नेम्ड कॉन डॉट लोकल है, ये ऑप्शन फाइल हमने एडिट किया था, इसको हमने एडिट किया था। ये RNDC की है। तो ये आप मतलब खुल के मतलब एक एक फाइल्स को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं अपना ज़ोन फाइल बनाऊँगा। इसमें क्या है, ज़ोन फाइल बनाना पड़ता है। जैसे ये क्या किया है, यहाँ पे बिल्कुल खाली था, यहाँ पे बिल्कुल खाली था, यहाँ पे हमने बनाया ना, तो ये क्या किया, इसने एक फ़ाइल बनाया ना। इसका भी एक ज़ोन फाइल था, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका भी एक ज़ोन फाइल था। ये देखिए, ये इसका ज़ोन फाइल है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मुझे ज़ोन फाइल बनाना पड़ेगा। हाँ, बात अलग है कि इसमें आपका विज़ार्ड दिया हुआ है, ग्राफिकल दिया है, तो आप यहाँ से आराम से बना सकते हो। इस पे क्या है, मुझे मैनुअल, हर चीज़ मैनुअल करना पड़ता है। तो नैनो करूँगा मैं। फ़िलहाल तो मैं इसी डायरेक्टरी पे मुझे बनाना पड़ेगा। तो नैनो नेम्ड डॉट कॉन्फ के आगे इंटरनल जोन्स, ऐसे कुछ नाम से बना देता हूँ, इंटरनल जोन्स के नाम से। और ये एक नया फाइल खुलेगा, इस पर मुझे जोन लिखना पड़ेगा पहले, सबसे पहले जोन लिखना पड़ेगा और कोट्स में लिखना पड़ेगा प्रेम डॉट लोकल, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। और आईएन के आगे स्पेस के आगे कर्ली। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया हमारा। अब यहाँ पे टाइप डाल देते हैं। टाइप क्या होगा, मतलब प्राइमरी। अब यहाँ पे भी एक हमने प्राइमरी बनाया था, ये प्राइमरी है, देखो टाइप जो है ये प्राइमरी है। तो यहाँ पे मुझे लिख लिख के सब चीज़ करना पड़ेगा जो भी है वो। तो ये मेरा प्राइमरी था, ठीक है। नेक्स्ट जो है फाइल। अब जैसे फाइल के बारे में, फाइल रहेगा कहाँ पे, तो फाइल भी बता देता हूँ मैं कहाँ पे रहेगा। ETC के अंदर बाइंड के अंदर प्रेम डॉट लोकल डॉट, जैसे इसमें क्या नाम लिखा है, प्रेम डॉट लोकल डॉट DNS, तो मैं DNS भी लिख सकता हूँ। और लोकल जैसे है ये, तो मैं इसको लैन लिख देता हूँ, ठीक है। फिलहाल लैन रहेगा। लैन मतलब इंटरनल जो नेटवर्क है इसके लिए है, तो मैं लैन लिख दूंगा। नहीं तो एक्सटर्नल होता तो वैन लिख देता, ठीक है। तो फिलहाल मैं लैन लिख के इसको छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। फिर ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो फाइल ETC बाइंड, ये मेरा हो गया जोन फाइल का नाम, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जोन फाइल जो है वो मेरा वो बन गया है। नेक्स्ट जो मुझे करना पड़ेगा, जैसे अब ये इसमें अपडेट्स की भी तो बात आई थी, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह, तो उसको भी मैं सेटिंग करना पड़ेगा। एलो अपडेट। अभी एलो अपडेट किया मैंने और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डालना पड़ेगा, तो मैं करूँगा नन। मैं यहाँ पे भी मैं यही सेम चीज़ कह रहा हूँ कि अपने आप अपडेट मत करना, ठीक है, अपने आप अपडेट मत करना। और ये मैंने कर दिया क्लोज। तो एलो अपडेट को भी हमने सेट कर दिया यहाँ पे। और एलो अपडेट के बाद हमारे पास आई थिंक ये 3 काफ़ी हैं। जो हमने ये जोन बना रहे हैं, जो है ना जोन जो हम बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये प्राइमरी जोन रहेगा, बोल रहा है ये इसका फाइल नंबर, फाइल जो है ना वो ये रहेगा। और बोल रहा है एलो अपडेट को नन कर दो। अब इसको क्या करूँगा, मुझे इसको क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ करने का ये है। तो ये एक मेरा जोन बन गया, ठीक है। मेरा पहला जोन, ऐसे मतलब हम जोन बनाते हैं, तो ये जोन बन गया। एक और मुझे जोन बनाना पड़ेगा। अब किस चीज़ का जोन बनाना पड़ेगा, वो है रिवर्स लुकअप का। तो मैं इसको कर दूंगा कैंसिल। अब जैसे ये है ये जो है, अब इसका मुझे बनाना पड़ेगा। तो सेम यही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा होगा इसका, ठीक है। ये ऐसा कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ हमें लिख के इसको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं जोन पे आ गया। जोन पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रेम डॉट लोकल, नहीं यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, जैसे ये कुछ है ना, ये
इस तरीके से हमें उल्टे में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट जो होता है ना, लास्ट जो होता है उसको हम लिखते नहीं हैं, तो उसका उल्टा होगा 1 सॉरी यहाँ पे होगा 1.168.192। सो ये उल्टा होता है ना, जैसे ये ना 192.168.0.1, तो ये एग्जैक्टली ऐसे कुछ बनाने जा रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ करूँगा मैं। इसके आगे लिखना होगा जैसे इन ADDR arpa डॉट इन, तो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखूँगा मैं, ठीक है। $192 के आगे डॉट इन माइनस ADDR डॉट ARPA अरपा, अरपा के आगे लिखना मुझे पड़ेगा, तो अरपा तक काफ़ी है, इसके आगे DNS लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो फाइल का नाम था DNS था ना लास्ट में, तो मैं अरपा तक ही रखता हूँ इसको, अरपा तक रख दिया। और इसके आगे इन लिख दिया मैंने। इनके आगे ये कुछ ऑप्शंस वगैरह मुझे देने पड़ेंगे इसके अंदर, जैसे ये जो मैंने बनाया ना, ये बिल्कुल उसके उल्टा बन रहा है। ये क्या है, ये कौन सा जोन है हमारा, ये हमारा फॉरवर्ड जोन है, लुकअप जोन। ये हम रिवर्स बना रहे हैं, तो रिवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे टाइप है, अब मैं टाइप लिख देता हूँ। टाइप क्या होगा, प्राइमरी, तो टाइप मैंने लिख दिया प्राइमरी, ये हो गया टाइप। फिर मैं बोलूँगा फाइल के लिए, फाइल कौन सा चाहिए मुझे, ETC स्लैश वर्ग का ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ETC बाइंड के अंदर मेरा जो फाइल होगा, मैं रख देता हूँ उसको, जैसे ये एक्चुअली फाइल नेम है तो इसको भी डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, तो 1.168.192 डॉट इतना पूरा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप सिर्फ DB लिख सकते हैं यहाँ पे, तो DB तक भी काफ़ी है, इतना काफ़ी है लिखना। और ये मैंने मेरा एक और फाइल लिख दिया, ठीक है। तो जो फाइल नेम है मैंने वो भी आई थिंक पूरा कंप्लीट कर लिया, बना लिया मैंने। फाइल नेम के बाद हमारा होता है एलो अपडेट। एलो अपडेट क्या करना है, नन, क्योंकि इसमें भी हमें नन करना ही पड़ेगा ना, तो नन। अब ऊपर को देख देख के मैं कर रहा हूँ, ऊपर नन, और ये हो गया मेरा, क्लोज़ किया, फिर एक और ये, और साथ में जब ये जो है मेरा ये वाला है, इसको भी क्लोज़ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, इस ब्रैकेट को, तो उसका क्लोज़ ये होता है, और साथ में ये, तो ये मेरे 2 जोन्स मैंने बना लिए, ठीक है। तो आई थिंक सब ठीक दिख रहा है मुझे, प्रेम डॉट लोकल यहाँ पे ठीक दिख रहा है, ये रिवर्स भी ठीक ठाक है, टाइप प्राइमरी ये फाइल्स के नेम है, और एलो अपडेट नन है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब चीज़ हो गया है, यहाँ पे कोड्स वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। कंट्रोल O एंटर, कंट्रोल X, तो वो फाइल मैंने क्या किया, सेव कर दिया। अगर मान के चल के मुझे IP वर्जन जो है 6 है, तो अगर उसको चेंज करना है, जो बाइंड है उसको यूज़ सिर्फ IP वर्जन 4 यूज़ करें, तो उसका भी एक तरीका करने का, वो होता है नैनो फाइल, होता है ETC डिफ़ॉल्ट के अंदर होता है नेम्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, रिजॉल्व कॉन्फ नो, मतलब रिजॉल्व कॉन्फ जो है वो ना चले बोल रहा है ये, ऑप्शंस -U बाइंड, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो बाइंड है ना, -U बाइंड है, इसको -4 कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, मैं -4, तो यहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल O कंट्रोल X, सॉरी कंट्रोल O को एंटर, फिर कंट्रोल X, तो ये मेरा फाइल भी सेव हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलिए, इतना तो हमने समझ लिया कि जोन्स वगैरह हमने जैसे बनाए थे ना, हमने बना लिया। अब बात आती है इसके रिकॉर्ड्स की, कि रिकॉर्ड्स कहाँ पे डालेंगे। ये जो रिकॉर्ड्स है ना, ये भी तो कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह है, तो इसको डालना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसका फ़ाइल खोल के देखूँगा ना, तो एग्जैक्टली जो फाइल है वैसी फाइल भी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि मैनुअली हम करते हैं, है ना, और क्लियर कर देते हैं, इसको हम मैनुअली करते हैं, तो मैनुअली इसका फाइल एक हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं,
मैं यहाँ पे लिखूँगा नैनो मेरा एडिटर है। मैं बाइंड के अंदर ऑलरेडी हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा प्रेम डॉट लोकल डॉट लैन। तो ऐसे कुछ नाम से मैंने बनाया था। तो ये मेरा क्या है ना, ये जो रिकॉर्ड्स है उसके फाइल्स हैं ये। मैं यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने। तो सबसे पहले मुझे क्या कुछ ना फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा कि कैसे ये होगा। इसका फॉर्मेट अगर ज़रा सा भी चेंज हो जाता है ना तो फिर चलता नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे इस पर टूल्स वगैरह डाल देते हैं, जो कि मैं वेब बेस्ड टूल होता है, ठीक है। तो वेब बेस्ड टूल से भी काफ़ी मेंटेन हो जाता है। बाकी इसको मैं मैनुअली कर रहे हैं, तो मैनुअली करने का तरीका यही है कि आपको एक एक चीज़ आपको लिख के करना पड़ेगा। बाकी जो टूल्स होते हैं ना, कई सारे ऐसे टूल आते हैं जो मतलब ग्राफिकल, जैसे आप यहाँ पे आप डाल दो और अपने वेब ब्राउज़र से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो वो तरीका भी है, वो ज़्यादा सिंपल तरीका है। इसके भी ग्राफिकल होते हैं, बस रिमोटली आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, अपने लोकल सिस्टम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो भी हम कभी देख लेंगे। फिलहाल अब इसको हम एक मैनुअल तरीके से बना के देखते हैं कि कितना ये प्रॉब्लम करता है ये। तो TTL मेरा यहाँ पे सेट कर दूंगा मैं 86। यहाँ पे मेरा टाइपिंग नहीं हो रहा ढंग से, तो 86400 ये मेरा पहला लाइन हो गया। इसमें लाइन का बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ता है, अगर एक भी इधर उधर हो गया ना तो चलता नहीं है ढंग से। मैं बोला इन SOA, तो ये मेरा एक्चुअली में फॉर्मेट बन रहा है। ये SOA आगे है फ्रेम डॉट लोकल, ठीक है। तो ये एक्चुअली में सर्वर का नाम है कि इस सर्वर का जो भी है मैं उसका दे रहा हूँ यहाँ पे। आपके पास 2-3 जितने भी सर्वर है, मान के चलो बाइंड के आपके पास 3 DNS सर्वर हैं, तो तीनों सर्वर्स के नाम आप यहाँ पे डालोगे। सब सर्वर में ऐसे ही आप डालोगे तो एक दूसरे से वो अपने आप ही सिंक भी होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा कोड एंटर। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, अब मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह डाल के देखूँगा। तो ये एक्चुअल में क्या है ना, जैसे मैं SOA है, ये एक्चुअल में सीरियल नंबर है। और ये क्या कर रहा है, जैसे हमारा नया रिकॉर्ड कभी भी चेंज होता है ना, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड चेंज होता है, तो एक सीरियल नंबर उसको मिल जाता है। मोस्टली डेट और टाइम के हिसाब से मिलता है। तो ये आप देखोगे तो ये डेट एंड टाइम के हिसाब से दिख रहा है ये, ठीक है। 2024-09। और जैसे मान के चलो कोई डेट मुझे डालना है ना, तो फ़िलहाल मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ये मैंने ऐसे कुछ डाल दिया, एक टैब, फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जो फाइल है इसका आपको फाइल भी मिल जाएगा फॉर्मेटेड वाला। इसमें आपको बस 2-3 चीज़ आपको बस चेंज करना होगा और फिर आप उसके तरीके से जल्दी कर पाएंगे। सीरियल की बात करना है मुझे, रिफ़्रेश, या रिफ़्रेश का टाइमिंग बता रहा है, ये रिफ़्रेश का टाइम है। और ये हो गया 1800। ये किस चीज़ का, ये टाइम जो है हमारा रिट्राई का टाइमिंग है। ये रिट्राई का टाइमिंग दे दिया रिट्राई करने का। फिर 60, ये हमारा एक्सपायरी का टाइम है, ठीक है। एक्सपायरी के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर करता हूँ 86400। और ये किस चीज़ का टाइमिंग है, ये मेरा मिनिमम TTL का टाइमिंग है, मिनिमम TTL, ठीक है, TTL। तो ये इसका टाइमिंग है। तो ये एक ब्लॉक मैंने बना दिया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मेरा पहला ब्लॉक इस तरह से बन गया है। अब जैसे आपको नेम सर्वर्स जो वगैरह हैं, जो भी आपके हैं, वो आपको डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। तो इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा, मैं फ़िलहाल लिखता हूँ IN। और ये होगा रिकॉर्ड टाइप, तो ये नेम सर्वर है, नेम सर्वर का मैं कर रहा हूँ। तो नेम सर्वर क्या था मेरा, फ्रेम डॉट लोकल ऐसे कुछ था। और साथ में आपको डॉट जरूर डालना पड़ेगा, डॉट नहीं होगा तो भी ये आपको गलत बोलेगा। फिर एक और डालता हूँ IN, ये A रिकॉर्ड होगा। A रिकॉर्ड किसका होगा,
मेरे इसका इस सर्वर का। तो इस सर्वर का मेरा जो है 192.168.1 डॉट आई थिंक 22 है ये। तो मैंने 22 यहाँ पे डाल दिया। ए रिकॉर्ड भी डाल दिया मैंने। फिर IN। अब जैसे अब इसके आगे चाहो ना तो और भी जैसे SMTP के रिकॉर्ड डालने हैं आपको, तो यहाँ पे MX लिखोगे तो ऐसे आपके जो रिकॉर्ड्स है यहाँ इसके अंदर बनते जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं MX रिकॉर्ड नहीं डालता फ़िलहाल तो। और नेक्स्ट जो मुझे डालना है वो है ए रिकॉर्ड। मैंने डाल दिया है, इसका जो लोकल है वो मैंने डाल दिया है। और भी जैसे जितने भी ए रिकॉर्ड्स हैं ना, मैं यहाँ पे और भी डालता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग जाता हूँ यहाँ पे, जैसे लिखता हूँ ये मेरा www है इन, और ये मेरा ए रिकॉर्ड हो गया। ए रिकॉर्ड के आगे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने गलत लिखा है 192 करके, ये यहाँ पे मैं IP लिखूँगा 192.168.1.123 ऐसे कुछ मैंने डाल दिया। तो www जो है अब वो इस पे रिजॉल्व करेगा, इस IP पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसके मतलब जो DNS की एंट्री आप इसमें इस तरीके से करते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फॉरवर्ड लुकअप जोन का जो एंट्री करने का है, ये वो हो गया है। ठीक है, जो फाइल है वो नेक्स्ट इसको हम क्या करते हैं, तो ये एक मेरा फाइल बन गया है। ऐसे आई थिंक हमें रिवर्स का भी बनाना पड़ेगा, तो रिवर्स का ही बना लेते हैं। नैनो के आगे अब मैं बाइंड डायरेक्टरी में ऑलरेडी हूँ, तो 1.168.192.db ऐसे कुछ हमने बनाया था फाइल का जो नेम है वो। क्योंकि जब हमने जोन्स बनाए थे ना, वहाँ पे हमने ऐसी कुछ फाइल का नाम डाला, तो एग्जैक्टली वही फाइल का नाम हमें डालना पड़ेगा, ताकि क्या हो, इस फाइल से वो रिकॉर्ड उठाए, है ना। ये जो फाइल इसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स डालोगे वही आपका जो बाइंड है वो उसको उठाएगा, इसलिए हम ये फाइल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मेरा फाइल नेम है। सेम इस पर भी वैसे कुछ फॉर्मेट होगा इसका। TTL लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसको TTL का टाइमिंग देना पड़ेगा 86400, फिर एंटर, फिर यहाँ पे @ इन के आगे SO के आगे मेरा सर्वर है, जैसे कि prem.local। ठीक है, लोकल के आगे मुझे डॉट डालना पड़ेगा, डॉट के आगे ये। अब यहाँ से मेरा रिकॉर्ड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं फ़िलहाल जैसे मेरे पास इसका कॉपी पड़ा हुआ है, तो वो हम डाल देते हैं इसके अंदर, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक तो ठीक था, ये और बिल्कुल वैसे ही मेल खाता हुआ है उससे। तो इस तरीके से हमने कर लिया इसको, और नेक्स्ट जो है इसको हम यहाँ तक क्लोज़ कर देंगे। पहला जो हमारा था ये हो गया। अब इसका जो रिवर्स लुकअप्स है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन, और ये होगा नेम सर्वर। क्योंकि जब भी हम जैसे हमने बनाया था तो ये 2 रिकॉर्ड्स आपको मिले थे, एक NS था, एक SOA था। तो अभी SOA हमने बनाया है और ये NS, ठीक है, NS बना रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो भी बना है यहाँ पे वैसे ही हम बना रहे हैं, लेकिन सब मैनुअल बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे सर्वर का नाम था prem.local. ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए। अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो आपके जितने भी होस्ट नेम है, जैसे अभी एक मैंने बनाया था पिछली फाइल में, तो उसका आप यहाँ पे रिवर्स, मतलब जो आप चाहते हो कि रिवर्स लुकअप इसको बनाना है, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसका कुछ ना कुछ आपको नंबर देने पड़ेंगे। जैसे मैं फिलहाल देता हूँ 30,
इन, और ये जो रिकॉर्ड टाइप होगा वो PTR रिकॉर्ड होगा। ये देखिए PTR, ये PTR रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, उसका डोमेन नेम देना होगा। तो वो था www डॉट, ऐसे कुछ बनाया था हमने, लास्ट में डॉट होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम जो रिवर्स रिकॉर्ड है वो इस तरीके से हम बनाते हैं। Ctrl+O एंटर, Ctrl+X। अब जैसे हमने मैनुअल जो भी चीज़ें हमने किया है, हो सकता है कि कुछ एरर्स वगैरह आए हों, तो बस वो फाइल के फॉर्मेटिंग वगैरह में होता है। एक बार हम इसको क्या करते हैं, एक बार रीस्टार्ट करके कोशिश करते हैं चलाने की। तो ये कमांड डाल दिया मैंने, रीस्टार्ट तो हो गया ये, ठीक है। अब जैसे एक हम काम ये कर सकते हैं कि अब यहीं से हमें रिजोल्यूशन करना है, तो उसका तरीका यही है कि ETC नेट प्लान, नेट प्लान के अंदर मेरा जो नेटवर्क वगैरह है ना, उसको थोड़ा मैं छेड़ूंगा मैं। तो यहाँ पे करूँगा नैनो 01, और ये मेरा नेटवर्क का था। तो मैं अब क्या करने वाला था, ये सब तो ठीक है। यहाँ पे अब मैंने विंडोज़ सर्वर का यहाँ पे IP दिया था, मैं इसका IP दे दूँगा कि अब यहीं से रिजॉल्व हो जाए। तो ये मेरा ये IP था मेरा, ठीक है। बाकी सब तो वैसे ही है, बाकी सब ठीक लग रहा है मुझे। Ctrl+O Ctrl+X, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नेट प्लान कर दूँगा अप्लाई। तो इससे क्या है, मेरा नेटवर्क अप्लाई हो जाएगा। ये अप्लाई हो गया। अगर मैं इफ़ कन्फिग करूँ तो मेरा IP दिखाना चाहिए, नया IP। तो यहाँ पे कहाँ है मेरा IP, ये देखिए, ये IP वगैरह आ गया मेरा, ठीक है। और काफ़ी कुछ दिखा रहा है, इफ़ कन्फिग ऑल, इफ़ कन्फिग भी दिखा रहा है, ये नेट मार्क्स वगैरह, ब्रॉडकास्ट वगैरह, काफ़ी कुछ दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अब हो गया। अब एक बार डिग वगैरह करके देख लेते हैं। इस पर डिग कमांड चलता है। तो डिग frame.local ऐसे कुछ होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, frame.local in A, तो जैसे वहाँ पे रिकॉर्ड्स है ये एग्जैक्टली वैसे दिखा रहा है। एक हमने वहाँ पे क्या किया था, www.frame.local, एक ऐसा भी हमने रिकॉर्ड बनाया था वहाँ पे। तो ये भी डिग हो रहा है। इसको करते हैं क्लियर, NS लुकअप, तो ये एक्चुअली में रिजॉल्व नहीं हो रहा, ये वाला। ये भी रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए एक बार डायग्नोस करके देख लेते हैं कि इसमें और क्या प्रॉब्लम्स है। चलिए एक बार हम पूरा इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है ना वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए ETC बाइंड, यहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पे जो ये जो फाइल्स है ना, ये एक्चुअली में ये इनके डिफ़ॉल्ट फाइल्स आए हुए हैं। एक बार इनको चेक कर लेते हैं, इसके फॉर्मेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये एक सैम्पल फाइल है रिवर्स DNS का, ये वाला रिवर्स जोन का। और ऐसी एक और फाइल मिलेगा db.local, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन का है। तो मैंने इसके हिसाब से इसको फिर से सेट किया इसको, और मैंने यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मेरा जो DNS है वो भी सेट करना पड़ेगा। तो NS लुकअप लोकल। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब ये जो है ना, ये जो मेरा डोमेन है ये अब रिज़ॉल्व होने लग गया है। और जो DNS सर्वर है, एक्चुअली इसका नाम अभी नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो जो DNS सर्वर है 1.22, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ कन्फिग करूँगा मैं तो ये 1.22 ही है।
तो ये मेरा DNS सर्वर है। इसमें कुछ मैंने चेंजेस किए थे कि एक्चुअली यहाँ पे भी एक DNS सर्वर था, तो ये सिर्फ इसी से रिज़ॉल्व हो, इसके लिए मैंने जो IP एड्रेस है मेरा, यहाँ से अगर मैं इथरनेट पे जाऊँ और ये चेंज अडेप्टर करूँ, यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाके देखूँ मैं, तो यहाँ पे जो मेरा IP वर्जन 6 था ये मैंने डिसेबल कर दिया था, और फायरवॉल भी मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। तो इससे मेरा ये रिज़ॉल्व होने लग गया है। तो इस तरीके से हमें जो भी है वो हमें बनाना पड़ेगा। एक ज़ोन्स फाइल जो थी इसको मैंने क्या किया ना, मैं अलग बना दिया मैंने। तो जैसे कि मैं नैनो करता हूँ यहाँ पे DB, तो जैसे यहाँ पे हम एंट्री करते जाएंगे ना, जैसे अभी मैं करता हूँ लाइव और IN, एक A रिकॉर्ड है 192.168.1.34, जैसे मैंने इस तरीके से कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई इसके जो सीरियल्स है, यहाँ पे सीरियल को भी जैसे जैसे आप चेंज करोगे ना, वो सीरियल भी आपको चेंज करना पड़ता है। ये तो 4 की जगह मैं 5 करूँगा, तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा ये। जो जो फ्रंट एंड होता है या कोई GUI वाला ऐप होता है DNS मैनेजमेंट के लिए, बाइंड के कई सारे ऐसे होते हैं, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली होता है वो। तो इस तरीके से इसमें हमें DNS के रिकॉर्ड्स डालने पड़ेंगे। Ctrl+O, Ctrl+X, और एक बार मुझे इसको रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ मैं। तो मैंने रीस्टार्ट कर लिया। एक बार मैं इसको देखता हूँ रिज़ॉल्व होता है नहीं होता। ये देखिए, ये भी रिज़ॉल्व होने लग गया 233। और एक और मैंने डाला था अभी जस्ट, जो डाला था लाइव, तो ये भी रिज़ॉल्व होने लग गया है। तो ये इस तरीके से काम इसमें करते हैं ये। अब एक ये हो सकता है कि जैसे आपके पास ये एक बाइंड सर्वर है, आप चाहो तो एक और बाइंड सर्वर, कहने का मतलब जो DNS सर्वर है उसको आप इंक्लूड करके 2 आप नेम सर्वर्स बना सकते हो, या 2 DNS सर्वर्स बना सकते हो, कि अगर एक ख़राब हो गया दूसरे से चले, आप चाहो तो 2 बना लो, 4 बना लो, 10 बना लो। अगर आप पब्लिक DNS बनाना चाहते हैं तो ऐसे DNS सर्वर के क्लस्टर बना के उसको हाईली अवेलेबल रख के पूरे पब्लिक के लिए खोल सकते हैं, जैसे गूगल का है या क्लाउडफ्लेयर का है। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये जो हमारे DNS का जो रिजोल्यूशन है वो। बस हमने यहाँ पे बस ये किया था कि इसके लिए हमने इसको क्लाइंट माना, और इसके लिए हमने इसको क्लाइंट माना। बस इसके जो IP वगैरह उसको बस थोड़े से चेंज करने पड़ गए। तो जैसे मैंने बताया था, इसका जो IP है, IP कॉन्फ़िग ऑल, तो यहाँ पे जो DNS है ना, ये बस मैंने चेंज करके 122 कर दिया था, ताकि ये इसका DNS हो। और IP वर्जन 6 की वजह से ये क्या कर रहा था, जो IP वर्जन 6 का जो डिफ़ॉल्ट DNS था वो उससे उठा रहा था, मतलब DNS को। तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये इसी से उठा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे IP वर्जन 6 का नहीं आ रहा। तो इस तरीके से रिज़ॉल्व हो सकता है। तो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट DNS कंप्लीट कर लिया है। DNS के और भी बहुत सारे काम हैं, आगे जितने भी हमारे जैसे एक्टिव डायरेक्टरीज वगैरह हैं या वेब सर्वर्स है, उस पर भी काफ़ी सारे काम पड़ेंगे, तो वो भी हम करके देखेंगे। और जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे इसको कॉन्फ़िगर करते रहेंगे। तो आई थिंक आज के लिए हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। और अगर कुछ इसके ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स भी होते हैं इसके अंदर, जैसे बाइंड के अंदर ना, इसके अंदर खुद के कई सारे कमांड होते हैं। नेम्ड नेम्ड होता है, चेक कॉन्फ होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है, आप अगर कोई फाइल का नाम देते हो, जैसे कि मैं फाइल का नाम देता हूँ etc bind name डॉट कॉन्फ डॉट ऑप्शंस, जैसे एक मैं फ़ाइल है, देखिए इसमें अभी ये बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें सिंटैक्स का एरर होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप जैसे चेक कॉन्फ होता है, और इसके अलावा चेक जोन भी होता है हमारा, जो जोन फाइल को हमारे चेक करने का काम आता है। नेम्ड चेक जोन, फिर etc बाइंड के आगे जोन के आगे एक मेरा जोन फाइल होना चाहिए, ये था।
तो ये उसको भी चेक करके देता है। इसके लिए एक और पैरामीटर यहाँ पे देना पड़ेगा, मेरे डोमेन का नाम जो है वो देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से दिखाएगा कि सीरियल नंबर 5 है, मतलब सीरियल नंबर भी चेक करता है ये। जैसे जैसे अपडेट होता है इसको सीरियल नंबर चेक मतलब बढ़ाना पड़ता है। अगर ये ना बढ़े ना, इसको अगर नहीं बढ़ाएंगे आप तो ये एरर देता है ये, ठीक है। बाकी जब भी आपको एडिट करना हो तो ऐसे एडिट करके इसका सीरियल नंबर आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आज हमने डीएनएस कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।